हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पीएफटी का एक लाइव रिपोर्टिंग सिखाऊंगा और बताऊंगा कि इसको कैसे रिपोर्ट करते हैं, देखते हैं। क्योंकि मेरे पास लगातार ऐसे पेशेंट आते हैं और क्वेश्चन मेरे पास चैट बॉक्स में पड़े रहते हैं कि पीएफटी को रीड कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ। ये एक पेशेंट है जिसका हमने पीएफटी किया था और पीएफटी में आप रिपोर्टिंग देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है मॉडरेट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो पीएफटी से हमें पता चलता है कि रिपोर्ट नॉर्मल है, यानी कि कोई भी डिजीज़ नहीं है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है या रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है। तो ये हम मालूम करते हैं कुछ वैल्यू के माध्यम से, जैसे कि FEV1 आप यहाँ देख सकते हैं, FVC देख सकते हैं, और एक रेशो होता है FEV1/FVC। तो हम इसको कंपेयर करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, जब हम पेशेंट को ब्लो आउट करने के लिए बोलते हैं 6 सेकंड तक, एक्सपिरेट करने को बोलते हैं, तो उसके दो कर्व के फॉर्म में रिपोर्ट आती है। एक होता है फ्लो, वॉल्यूम लूप, आप देख सकते हैं। फ्लो आप इसका एक्स एक्सिस में है और जो वॉल्यूम है वो जो फ्लो है वाई एक्सिस में है, और जो बेस पर है वो वॉल्यूम है एक्स एक्सिस में। और दूसरा कर्व होता है जिसे बोलते हैं वॉल्यूम टाइम कर्व। तो इसमें वॉल्यूम होता है वाई एक्सिस में और टाइम होता है एक्स एक्सिस में। और ये जो ग्रे कलर है, ग्रे कलर ये नॉर्मल रिपोर्ट होता है, प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है जो एक्चुअल में होनी चाहिए, जो हम एज, वेट और सेक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। हर पर्सन की अलग अलग होती है। तो ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है, इतनी होनी चाहिए और इतनी आई, तो उसका हमने रेशो निकाल लिया कि ये 82% ऑफ प्रेडिक्टेड आया FVC। FEV1 हमने देखा तो 55% ऑफ प्रेडिक्टेड आया। ठीक है, तो जो FVC और FEV1 को अगर हम कंपेयर करें रेशो के तौर पे, तो जो रेशो है वो कम हो जाता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में FEV1 कम हो जाती है एज कंपेयर टू FVC। FEV1 ज़्यादा कम हो जाती है। सर एक क्वेश्चन है, FEV1 की वैल्यू कम क्यों होती है FVC से? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। इन्होंने पूछा है कि FEV1 है FVC की तुलना में ज़्यादा कम क्यों होता है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में। तो उसके लिए मेरे को एक लंग का डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये जैसे हमारे एयरवेज होते हैं, आगे जाकर के ये कई सारी ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं। ठीक है, एंड में क्या होता है, जो एंड में ब्रोंकियोल होता है उसकी टिप के ऊपर एल्वेलाई लगा होता है। ठीक है, गुब्बारे नुमा आकृति होती है। ऐसे ये बहुत सारे एल्वेलाई होते हैं। एल्वेलाई में क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है। जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड वेसल में, यहाँ पे ब्लड वेसल होती हैं, ऑक्सीजन हमारी ब्लड वेसल में चली जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ब्लड वेसल से एल्वेलाई के अंदर आकर के ये बाहर निकल जाती है ट्रेकिया के माध्यम से। ठीक है, तो अगर हम एक एल्वेलाई का और ब्रोंकस का अगर डायग्राम बनाएं तो वो ऐसा होता है। ये बलून टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जो बलून होता है, एल्वेलाई होता है, उसकी जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं हम FEV1 और बलून को बोलते हैं FVC। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। अब जब FEV1 ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में क्यों कम होता है, क्योंकि जो ब्रोंकस होता है उसकी वॉल में स्वेलिंग हो जाती है, जैसे कि अस्थमा COPD में होता है। तो जो हवा के निकलने का रास्ता है वो नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है। तो हमारा FEV1 क्या है, ज़्यादा कम हो जाता है। तो उसका डायग्राम ऐसे हो जाता है। आप देखेंगे कि बलून का साइज सेम है, लेकिन जो उसके निकलने का रास्ता है वो नैरो हो जाता है। तो इसमें कंडीशन में क्या होता है, FEV1 ज़्यादा कम होता है। कम FVC भी होता है बाद में चल के, लेकिन वो थोड़ा कम होता है। तो रेशो जो है उनका, रेशो FEV1 FVC का कम हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। इसके अपोजिट हमारी होती है रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, जैसे कि ILD। और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में कौन कौन सी बीमारी आती है बच्चों? एनी डिजीज, जैसे कि अस्थमा, COPD, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ब्रोंकियोलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिक्टेसिस, ये सारी हमारी ब्रोंकियोल्स की डिजीजेज होती हैं। जितनी भी होती हैं, हवा का पाइप जो ब्रोंकियोल होता है उसकी डिजीजेज होती हैं। उसमें नैरोइंग होती है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में। रेस्ट्रिक्टिव में क्या होता है,
जो हमारा लंग्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं फाइब्रोसिस की वजह से, जिसको हम श्रंकन लंग भी बोलते हैं। तो लंग्स हमारे छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो रास्ता निकलने का ब्रोंकस होता है वो तो नॉर्मल रहता है, लेकिन जो हमारे एल्विलाई होता है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इवेंचुअली बाद में क्या होता है, हवा के निकलने के रास्ते पे भी फर्क पड़ता है, तो बाद में जाकर के ये भी कम हो जाता है, लेकिन उतना कम नहीं होता जितना FVC कम होता है। तो FVC ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू FEV1। तो हमारा जो रेशो होता है FEV1 FVC का, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा कम हो रही है, इसलिए रेशो क्या है, बढ़ जाता है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताओ। FVC जब रिस्ट्रिक्टिव होता है लंग डिसीज तो फिर कम क्यों हो जाता है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। इन्होंने पूछा है कि रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में FVC ज़्यादा कम क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो एल्वेलाई छोटे इसलिए होते हैं क्योंकि जब लंग्स में ये जाल बन जाता है फाइब्रोसिस का, तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, और जो फाइब्रोसिस होती है ये एल्वेलाई के आसपास फाइब्रोसिस होती है, जिसकी वजह से जो एल्वेलर वॉल होती है वो भी थिक हो जाती है। इसके थिक मोटा होने की वजह से श्रिंक हो जाते हैं, श्रिंकेज होने की वजह से FVC ज़्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू FVC, और रेशो बढ़ जाता है रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में। और इसका एग्जाम्पल होता है ILD, जिसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। तो इस पेशेंट का अगर हम देखें, FEV1 है 55%, FVC है 82%, और अगर इन दोनों का हम रेशो देखें तो रेशो इसका है 66%, तो रेशो कम हो गया, ठीक है, और FEV1 कम हो गई। तो ये इनिशियल ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, बाद में चल कर के FVC भी कम हो जाएगा, लेकिन अभी शुरुआती स्टेज में सबसे पहले FEV1 कम हुआ है, तो रेशो इसमें कम हो गया। और इनहेलर देने के बाद का अगर हम देखें तो ये ऑरेंज वाला कर्व है, ग्रे वाला तो नॉर्मल कर्व इतना ऐसे होना चाहिए था प्रिडिक्टेड वैल्यू, ये हमारा इनहेलर देने से पहले का है ब्लू वाला, और ऑरेंज वाला है इनहेलर देने के बाद का। तो आप इसमें ग्राफ में भी देखेंगे कि कितना इंप्रूवमेंट हो गया इनहेलर देने के बाद। यहाँ पे वैल्यू देखेंगे तो 30% का इंप्रूवमेंट हो गया इनहेलर देने के बाद, और अगर 12% से ज़्यादा का इंप्रूवमेंट इसमें होता है तो उसे हम अस्थमा बोलते हैं, और अगर 12% से कम का इंप्रूवमेंट होता है तो उसको COPD बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अस्थमा COPD में भी। रिवर्सिबिलिटी टेस्ट पॉजिटिव आता है अस्थमा में, क्योंकि वो रिवर्स हो जाता है इनहेलर देने के बाद, क्योंकि अस्थमा जो है रिवर्सिबल डिजीज़ है, तुरंत रिवर्स हो जाता है। COPD क्या है, मेनली स्मोकर्स में होता है, ओल्ड एज की डिजीज़ है, तो रिवर्सिबिलिटी नहीं मिलती है ज़्यादा उसमें। हालांकि खाली PFT के बेसिस पे लेवल करना उचित नहीं है COPD अस्थमा को, उसके लिए हमें पेशेंट का एक्सरे करना पड़ता है, कुछ और टेस्ट करने होते हैं, एग्जामिन करना होता है, हिस्ट्री लेनी होती है। लेकिन PFT के तौर पे अगर हम इसको बताएंगे तो रिवर्सिबिलिटी टेस्ट अस्थमा में पॉजिटिव आता है और COPD में नेगेटिव आता है। तो इसमें आप देखेंगे 30% का रिवर्सिबिलिटी दिखी, 30% कर्व पॉजिटिव आ गया। FEV1 की वैल्यू 55 से 71 हो गई इनहेलर देने के बाद, जो कि एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इनहेलर का। तो इसकी डायग्नोसिस क्या हो गई बच्चों, मॉडरेट ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज विद गुड रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी टेस्ट पॉजिटिव एंड लाइकली टू बी मॉडरेट ब्रोंकियल अस्थमा। इसको हम लाइकली टू भी बोलते हैं, क्योंकि फिर हमें हिस्ट्री भी लेनी है, एक्सरे भी देखना है, एग्जामिन भी करना है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइकली टू बी मॉडरेट ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज विद रिवर्सिबिलिटी टेस्ट पॉजिटिव, लाइकली टू बी मॉडरेट ब्रोंकियल अस्थमा। तो आपने देखा फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट के माध्यम से मैंने आपको डिटेल में PFT की रिपोर्टिंग कैसे करनी है, कैसे समझना है बताया है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।